हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB, सी टेट जैसी अन्य सभी टीचिंग एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे आज के क्वेश्चन पर चल। तो इसके पहले के प्रैक्टिस सेशन में हमने 250 क्वेश्चंस अपने अटैम्प्ट कर लिए थे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस हम अच्छे से कर चुके हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, जल प्रदूषण रोकने की भौतिक रासायनिक विधि क्या है। तो जल प्रदूषण को अगर रोकना है तो कौन सी भौतिक रासायनिक विधि है। ऑप्शन ए, आयन विनिमय। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है आयन विनिमय। ऑप्शन बी है ओजोनीकरण। ऑप्शन सी क्लोनीकरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो भौतिक रासायनिक विधि है वह कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप फटाफट से अपने आंसर का सही चयन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी भौतिक विधियां जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीव्र अल नीनो के आने का वर्ष है। जो अल नीनो तीव्र आई थी उसका जो कारण था वह कौन था। तो अल नीनो पवन जब आपकी आई थी तेजी से, वर्ष 1980 में, 1982 में, 84 में या 86 में। तो कौन सा ऐसा वर्ष था जब अल नीनो आने का वर्ष वह कहलाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में अल नीनो आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली गैस है। वायुमंडल में जो सूर्य की यूवी रेट्स आती हैं, यानी कि आपकी जो परावैंगनिक किरणें सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर सीधी पड़ रही हैं, चूंकि ओजोन परत में क्या हो रहा है, छिद्र बढ़ रहा है, जिस कारण ये जो किरणें हैं वह सीधी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे लगातार त्वचा कैंसर, इसके साथ साथ आपके लंग्स खराब हो रहे हैं और भी बहुत सारे कारण देखने को सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन ए हीलियम, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो आपने थोड़ी सी अगर व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो आप आंसर जरूर निकाल पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन गैस के कारण। अगला देखेंगे, भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल फिलहाल की टेट परीक्षा में भी पूछा गया था कि भारत में चक्रवात से प्रभावित कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या उपर्युक्त सभी। वहाँ पर ऑप्शन थोड़े से चेंज थे, लेकिन क्वेश्चन सराउंडिंग यही था कि भारत में चक्रवात से प्रभावित निम्न में से कौन सा राज्य है। तो उसके ऑप्शन मुझे अभी इतने कंफर्म नहीं है, लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी राज्य कैसे हैं, तटवर्ती राज्य हैं, इसीलिए चक्रवात से प्रभावित होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भूस्खलन से प्रभावित राज्य है। भूस्खलन से कौन सा राज्य प्रभावित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भूस्खलन से प्रभावित राज्य है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड या डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य आपका भूस्खलन से प्रभावित राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए कल क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूरी व्याख्या आपको दी गई थी। तो आई होप कि अगर आपने थोड़ा सा भी उस चीज़ को ध्यान रखा होगा तो आप आज के क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कब तक ग्रीन हाउस गैसों के कमी का प्रस्ताव आया है। तो देखिए, वर्तमान में ये डाटा आपका चेंज हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं करेंगे और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य बनाया गया है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का उपाय है। जल संरक्षण करने का उपाय है। ऑप्शन ए जल के अपव्यय पर रोक लगाना, जल प्रदूषण पर रोक लगाना, जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना। तो जल संरक्षण के इनमें से कौन से उपाय हैं या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका। 1 सेकेंड।
हाँ, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है। ऑप्शन ए, संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन करना। ऑप्शन बी, बमों के निर्माण व विस्फोट पर रोक लगाना। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी। या ऑप्शन सी है ऊर्जा के व्यय में कमी करना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके राइट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। यदि रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव करना है तो संयंत्रों के रखरखाव पर भी गंभीरता से क्रियान्वयन करना होगा और बमों के निर्माण व विस्फोटक पर भी रोक लगानी होगी। इसके साथ साथ ऊर्जा की व्यय पर भी कमी लानी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव है। नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन ए, पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री से 14 डिग्री की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है, पौधों में कार्बन के जटिल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन सी, शिशु विकलांगता में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो नाभिकीय दुर्घटना या रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव के जो कारण सामने आ रहे हैं उनमें से जो आपका ये राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है। एक इनमें से ऐसा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमाण पत्र है। ऑप्शन ए है कार्बन टैक्स, ऑप्शन बी है ग्रीन टैक्स, ऑप्शन सी है इको टैक्स और ऑप्शन डी है इको मार्क। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमाण पत्र है। देखिए, क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो उसका आंसर भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन टैक्स आपका कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉब्सन है। ऑप्शन ए, एक स्थान का नाम है। ऑप्शन बी, अमेरिकी वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी, प्रदूषित नदी है। या ऑप्शन डी, ओजोन इकाई मापने की ओजोन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। तो डॉप्सन हम सभी जानते हैं कि डॉप्सन ओजोन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। डॉप्सन के द्वारा ओजोन की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत कितनी मोटी है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस किस किस चीज़ के उपयोग से निकलती है। तो शेविंग क्रीम है, रेफ्रिजरेटर है और आपके एसी है, इसके साथ साथ फोटोग्राफिक मशीन है, इन सभी से क्या निकलता है, ओजोन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न भी आपको वही मिल गया है, तो इसमें समय लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। ये कौन सा है, ओजोन दिवस है। ये क्या है, ओजोन दिवस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बता देंगे कि 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं। तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में। देखिए, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों का दुष्परिणाम है। जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें निकल रही हैं उनसे क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी वहीं से रिलेटेड आपका प्रश्न आया, मनुष्य में कैंसर का होना, चमड़ी का जलना, शिशु विकृतियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी प्रभाव सूर्य की परावैंगनिक किरणों के मनुष्य पर सीधे पड़ने के कारण सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर ओजोन परत हमारी अच्छी बनी रहेगी तो ये परावैंगनिक किरणों की जो है अवशोषित कर लेगी, जिससे मानव को दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें छिद्र हो चुका है, इसलिए किरणें सीधी मनुष्य पर पड़ रही हैं, जिससे इन प्रकार की आपको असर देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है, या कह सकते हैं कि ओजोन परत जो है सूर्य के प्रकाश से जो यूवी आपकी वेव्स आती हैं, किरणें आती हैं, उनका कितना भाग अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत परावैंगनिक किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 98 यानी कि 98%, ऑप्शन डी 99%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 99% भाग ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ओजोन परत में छिद्र होगा या ये परत पतली हो जाएगी तो किस प्रकार लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन यानी कि O3 का स्वरूप है। ओजोन O3 का स्वरूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी हीलियम का, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम सभी जानते हैं कि जो ओजोन है वह किससे मिलकर के बनी है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन का स्वरूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के दुष्परिणामों को रोकने का उपाय है। अम्ल वर्षा के जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं उसको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? ऑप्शन ए है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं, ऑप्शन बी है प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग करेंगे, या ऑप्शन सी है उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएंगे, या ऑप्शन डी है ये सभी करेंगे। तो अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अम्ल वर्षा को रोकने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग करेंगे, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से भी बचाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे उसमें भी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, अम्लीय जल का प्रभाव है। अम्लीय जल का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए त्वचा रोग व एलर्जी, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरकता में गिरावट, यानी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वह लगातार ह्रास हो रही है, कम हो रही है, ऑप्शन सी है स्टोन कैंसर की समस्या। स्टोन कैंसर से आप याद रखेंगे इसे कहते हैं पत्थरों का कैंसर। क्या कहते हैं? देखिए स्टोन माने ही आपके होता है पत्थर, तो स्टोन कैंसर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा में जो है आपके त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है, और स्टोन कैंसर भी हो जाता है। स्टोन कैंसर का एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर बात की जाए तो आगरा का ताजमहल है, जिसका पत्थर कैसा था? तो सफ़ेद संगमरमर का बना था, लेकिन अम्लीय वर्षा होने के कारण ये लगातार कैसा हो गया है? पीले रंग का हो गया है, और पत्थर जो है घिसता जा रहा है, चटकता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। SO2 और NO2 मिल करके अम्लीय वर्षा को जन्म देती है, इसलिए SO2 को हम किस गैस के नाम से जानते हैं? तो इसे क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल सदमा कहलाता है। अम्ल सदमा कहलाता है। ऑप्शन ए जल के पीएच मान का ऊंचा उठ जाना, ऑप्शन बी है जल के पीएच मान का अत्यधिक नीचे गिर जाना, ऑप्शन सी है जल के पीएच मान का स्थिर हो जाना, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। कल मैंने आपको ये बताया था कि जल का पीएच मान अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, उदासीन कितना होता है, क्षारीय कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आज मैं उन सभी चीज़ों को रिवाइज करूँगी। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान बताया था, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान मैंने कल बताया था आपको वह था 5 से लेकर के 6। 5 से लेकर के 6 के बीच था अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अधिकतम पीएच मान कितना हो सकता है? तो अधिकतम पीएच मान की बात की जाए तो अधिकतम पीएच मान हो सकता है 14, इसे हम अत्यधिक क्षारीय जल कहेंगे। और न्यूनतम सबसे कम अम्लीय जल कौन सा हो सकता है? जो 0 हो सकता है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो न्यूनतम भी ना हो और अधिकतम भी ना हो, तो ऐसा आपका बताया गया था जो 10 पॉइंट आएगा, यानी कि 10 आपके जो क्षमता है वह कैसी आएगी? साधारण जल में आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, आज उसी से संबंधित प्रश्न आया हुआ है कि अम्ल सदमा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना ही जल सदमा कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एसिड रेन नामकरण दिया। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा, ये नाम किसने दिया था? तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन नामक जो नाम है वह किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने, ऑप्शन बी रिवेली ने, ऑप्शन सी अर्नाडिकी ने, ऑप्शन डी है
एम वड्याको ने। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर टिक कीजिएगा, अपने नोट्स में नोट भी कर लीजिएगा कि एसिड रेन जो अम्ल वर्षा है इसका नामकरण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने एसिड रेन का नामकरण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है। यदि कोयले का या पेट्रोलियम का दहन किया जाएगा तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO2, सॉरी ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर CO, और ऑप्शन सी है NO2, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आप ऑप्शन अपना करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा CO। तो कोयले व पेट्रोलियम के दहन से कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान 7 शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं। यदि किसी जल का पीएच मान 7 है, यानी कि बिल्कुल मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को डिफाइन किया था। 7 क्या होता है आपका? उदासीन होता है। 7 से नीचे अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर यानी प्लस क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और अधिकतम इसका रेटिंग स्केल क्या है? 14 है। न्यूनतम कहाँ तक है? 0 तक है। तो जो 7 शुद्ध प्राकृतिक जल को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है। यानी कि हरित गृह प्रभाव, यानी इसको क्या कहेंगे? तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं इनसे जो है सुरक्षा का क्या उपाय? ऑप्शन ए ओजोन की क्षमता पर रोक लगाई जाए, ऑप्शन बी सघन वृक्षारोपण किया जाए, ऑप्शन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग किया जाए, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। सबके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुँचता है? सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग, कौन सेवा भाग पृथ्वी तक पहुंच पाता है? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 46%, ऑप्शन सी है 55%, और ऑप्शन डी है 65%। देखिए सूर्य में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अगर हम उसके थोड़ा भी नज़दीक जाने की प्रयास करेंगे तो जल जाएंगे, और उसकी जो प्रकाश है उसकी गर्मी है, कितनी दूरी होने के बाद भी पृथ्वी पर ये लगता है कि गर्मियों के दिनों में त्वचा जल रही हो। तो समझिए उसमें कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी जो सौर ऊर्जा का कितना भाग जो है पृथ्वी तक पहुँच पाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 46% भाग मात्र पृथ्वी तक पहुँचता है। सोचिए अगर 100% पहुँचेगा ना तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा जलवायु में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन आता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण कौन सी चीजें देखने को सामने आती हैं, कैसा जलवायु परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। किस प्रकार? देखिए जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो बर्फ़ है, ग्लेशियर हैं, वो पिघलने लगेंगे, और पिघल करके कहाँ जाएंगे? तो पूरा पानी जो है समुद्र में इकट्ठा हो जाएगा। इससे समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। वर्षा का भी प्रारूप बदलेगा, क्योंकि समुद्रों से क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया होगी लगातार, तो वर्षा का भी प्रारूप बदल जाएगा, और तापमान में तो वृद्धि होती ही है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे CO2 में वृद्धि का कारण है। CO2 में वृद्धि का कारण है, ऑप्शन ए है सीवेज से, ऑप्शन बी है प्लास्टिक व नायलॉन उद्योग से, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम ईंधन के दहन से। मतलब किन किन कारणों से CO2 में वृद्धि होती है? ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। और अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है। तो इसकी वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम व ईंधन के दहन से सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे
मीथेन में वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग से, ऑप्शन बी जलमल के सड़ान से, ऑप्शन सी है शीतगृह व रेफ्रिजरेटरों से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो मीथेन गैस किस कारण सबसे ज़्यादा वृद्धि करती है, किससे सबसे ज़्यादा निकलती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलमल के सड़ान से। देखिए जहाँ पर भी दलदली भूमि है, आप याद रखेंगे कि मीथेन के प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है। तो एक तो हो गया दलदली भूमि, दूसरा हो गया धान का खेत, तीसरा हो गया आपका गोबर, और चौथा क्या हो गया जलमल के सड़ने से। जहाँ पर भी आपके कूड़ा कचरा घर का इकट्ठा किया जाता है तो उसके गलने और सड़ने से जो गैस निकलती है वह कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC में वृद्धि का कारण है। देखिए मैंने एक एक करके सभी गैसों के बारे में बताया। CO2 का कारण क्या था सबसे ज़्यादा? तो जो आपके औद्योगिक ईंधन का दहन हो रहा था, पेट्रोलियम ईंधन का, उसके कारण। मीथेन का क्या है? तो जलमल के सड़ने, यानी कि धान के खेत जलमल के सड़ने से, और अन्य सभी जितनी भी सड़ने गलने वाली चीज़ें उन सभी से मीथेन ही निकलती है, लाइक आपके गोबर वगैरह जो भी चीज़ें हुई, प्राकृतिक खाद वगैरह। अब CFC की बात की जा रही है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि किस कारण हो रही है? ऑप्शन है पेट्रोलियम ईंधन के दहन से, बिल्कुल नहीं, इससे तो CO2 में वृद्धि हो रही है। सीवेज से आपके मीथेन में वृद्धि होती है, याद रखेंगे सीवेज का कचरा भी मीथेन के अंतर्गत ही आता है। शीतगृह व रेफ्रिजरेटरों से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतगृह व रेफ्रिजरेटरों से आपके CFC में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित गैसें हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हरित गैसें हैं। ऑप्शन ए है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑप्शन सी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप याद रखेंगे हरित गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तीनों ही गैसें जिम्मेदार होती हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों को याद रखेंगे, जैसे हो गया आपका जल वाष्प हो गया, CO भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ आपका SO2 भी कई हद तक जिम्मेदार होता है, NO2 भी होता है, लेकिन जो मुख्य गैसें होती हैं वो ये तीन होती हैं, CO2, CFC और मीथेन तथा जल वाष्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया? हरित गृह प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया? ऑप्शन ए 1827 में, ऑप्शन बी 1840 में, ऑप्शन सी 1855 में, ऑप्शन डी 1927 में। तो हरित गृह प्रभाव का जो नाम है वह रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1927 में हरित गृह प्रभाव का नाम रखा गया था। हरित गृह प्रभाव को करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, वो गैसों का सबसे ज़्यादा स्रोत कौन कौन सा है, इन सभी के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये मेहनत पसंद आई है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके आगे की प्रैक्टिस सेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल का सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।